आपने ठीक है, आपने बताया कि लगभग आपकी कैपिटल ज़ीरो ही हो गई थी हाँ, .com हाँ, बबल के क्रैश हाँ, में। हाँ। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ साइकोलॉजिकली आपने खुद को मेंटेन कैसे करा? फंडामेंटल पे फेथ था, फंडामेंटल रीजन पे एंड जो भी एपिसोड हुआ था उससे मैंने क्योंकि मेरी तो अपना उस टाइम जो कैपिटल था वो टिकट खरीदने में लगा थी एनएससी में, हुँ, वर्किंग कैपिटल था। उस टाइम पे डाउन टू अर्थ थे, माने क्लाइंट्स थे मेरे पास बिकॉज़ ऑफ माय गुडविल। 92 हर्षद मेहता ब्रस्ट के बाद हुँ, 93 सितंबर 1.5 साल बाद हुँ, ऐसे ही बॉटम पहुंचा था, हुँ, जहां पे 100 रुपए वाला चीज 10 रुपए 5 रुपए आ गए थे हुँ। एंड किसी भी इन्वेस्टर्स को कहो खरीदने के लिए तो दे वर नॉट रेडी टू बाई। आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था 82 में यू वर हैविंग 2 लाख रुपीस ऑफ लाइक अमाउंट। तो आपने हर्षद मेहता का एरा भी देखा है, यस आई हैव सीन। .com बबल भी देखा है, यस, यस। 2001 9/11 देखा है, फिर 9/11, 2008 क्रैश देखा है, 2008 लेहमन ब्रदर्स क्रैश लेमन देखा है। ब्रदर्स देखा है, यस, दैट टू कोविड भी देखा है अभी रिसेंट वाला, यस। माने 2001 यू कैन से सितंबर। 31 मार्च 2004 में मेरी नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए थी। ओके, मेरे पास उस टाइम 2001 में हार्डली 5-10 लाख रुपीज होगा जस्ट अ मिनट, 5 to 10 लाख ओनली। अगर 10 लाख भी कैपिटल। माने, हाँ, 10 लाख भी माने, 10 लाख से 40 CR। यस, फ्रॉम 10 lakhs to 40 CR इन अराउंड 3 years। सर इट इज 400x रिटर्न। TCS और विप्रो और इन्फोसिस की बात करते हैं फिर। TCS, विप्रो, इन्फोसिस ये सारे शेयर्स ऐसे बढ़ गए थे। विप्रो जहाँ तक मुझे याद है, विप्रो हैड रीच टू 36,000, एक 36,000 36,000 रुपए विप्रो का रेट। विप्रो? विप्रो का रेट हो गया कहाँ था। से? ये होगा 300-400-500 रुपए से, और आपकी गुडविल पे ही पैसा गुडविल लगाया पे ही पैसे मिला। तो यू कैन से कि 2001 में सितंबर में ऑलमोस्ट जीरो कैपिटल से जो पहले कमाए थे। तो सर ने दिसंबर 2001 में 4 करोड़ की सर की खुद की कैपिटल थी, फिर वहां से 4 करोड़ से 40 करोड़ बना। हाँ, 4 करोड़ का 40 करोड़ बना फिर। दिसंबर 2001 में 4 करोड़ की सर की खुद की कैपिटल थी, फिर वहां से 4 करोड़ से 40 करोड़ बना। हाँ, 4 करोड़ का 40 करोड़ बना फिर। इस टाइम फ्रेम की जर्नी बताओ सर। सर फंडामेंटल नॉलेज जैसे आपने बताया, जैसे मान लो अब तो इतने सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे सिखाते रहते हैं। हाँ, आपके हिसाब से फंडामेंटली क्या पहला स्टेप होना चाहिए? के लिए बताइए। फंडामेंटली आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए। हमारी टोटल पॉपुलेशन में से 20 करोड़ डीमैट अकाउंट बन चुके हैं आज की तारीख में, 20 करोड़ डीमैट अकाउंट दिसंबर 2025 में। यस, एंड उसमें से 20 करोड़ में से हार्डली मुझे नहीं लगता कि 6-7 करोड़ से ऊपर एक्टिव अकाउंट होंगे। पहले अपना बताओ, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा कोविड में? वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ड्स पे चैनल। आज हमारे साथ फिर से दिलीप सर हैं। दिलीप सर के साथ हमारे सेकंड पॉडकास्ट है। पहले वाला पॉडकास्ट आपने देखा होगा। सर को स्टॉक मार्केट में लाइक मोर देन 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आज सर से काफ़ी सारी डिटेल और निकालेंगे, काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, फंडामेंटली कैसे करेक्ट होना चाहिए, टेक्निकली कैसे करेक्ट होना चाहिए, सारी बातें सर से पूछेंगे। और प्रीवियस पॉडकास्ट के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पूछना लाइक हमसे मिस हो गए थे, वो भी आज कंटिन्यू करेंगे। सो वेलकम दिलीप सर। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर फिर से एक बार पॉडकास्ट के लिए आके? Feeling good for coming second time to your podcast. And I will be happy to reply any kind of question, any type of question you can ask me. ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आपके पास 40 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके लिए तो क्वेश्चनों की पूरी फहरिस्त है हमारे पास। No problem. आप बस रेडी रहिए। I am ready to answer any kind of question. तो सर स्टार्टिंग में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको 1982 से स्टॉक मार्केट का Yes, एक्सपोजर है, yes. हाँ, लाइक इट्स 2025 दिसंबर, तो आपको 43 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। yes. In 1982, I had entered into this market as an IPO investors. Initially, I was applying in IPOs only up to 1988. ओके No secondary market. सर, Only. उस टाइम पे मतलब आप तो कॉलेज में थे ना, आई थिंक सर? Yes, I had come here to Delhi for doing my CA Chartered Accountancy, and the first day when I entered into my office for doing my articleship, one of my senior was there who was also from Odisha, and he was filling up a form. तो उसको मैंने पूछा कि भी क्या फॉर्म भर रहे हैं आप, क्या चीज़ कर रहे हैं? तो उन्होंने मेरे को बताया कि भी ऐसे ऐसे एक IPO आता है, रेमंड वुलेन का IPO आया हुआ है, तो उसी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें शेयर्स मिलेगा तो फिर जो ऊंचे रेट में बिकता है मार्केट में बेचता हूँ। तो मैं बोला भी मेरा भी लगा दीजिए कुछ। तो उन्होंने मैंने मेरे लिए 5,600 समथिंग था, तो उतने का एप्लीकेशन लगा है। सर ये कौन से ईयर की बात है? ये 1982 और सर एक सेकंड, जुलाई अगस्त की बात है। जुलाई अगस्त। हाँ। एक पॉइंट आपसे मुझे पूछना है इसमें, हाँ, जस्ट क्लिक हुआ। आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था 82 में यू वर हैविंग 2 लाख रुपीस ऑफ लाइक अमाउंट। नॉट इन 82, मैंने अराउंड इन
84 84, हाँ ठीक है 84 मानते हैं। आप कॉलेज में भी थे उस टाइम पे? 80 हाँ 84 में आई वाज इन कॉलेज इन 83 आई टुक एडमिशन इन एमकॉम आल्सो ओके, ठीक है। and in 82 I had just started my CA articleship. In 83 I took admission in Delhi University MCOM North Campus, विच कॉलेज सर? D School of Economics. विच कॉलेज? D School of Economics. ओके ओके ओके। D School of Economics से मैंने MCOM किया है। उसके बाद नॉर्थ कैंपस लॉ सेंटर से LLB किया है। ओके, तो फ्रॉम 83 to Campus law. 88 I was in North Campus and I was given an hostel. I had got the cream hostel of Delhi University, that is Guire Hall. ओके, वेरी नाइस। सर इसमें एक पॉइंट निकल के आता है, जैसे आपने बताया कि आपको 82 से एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, तो आपने हर्षद मेहता का एरा भी देखा है, Yes, I have डॉट seen. कॉम बबल भी देखा है, Yes, 2001 9/11 देखा है, फिर 2008 क्रैश देखा है, 2008 लेमन ब्रदर्स क्रैश लेमन ब्रदर्स देखा है, दैट टू कोविड भी देखा है अभी रिसेंट वाला, Yes, और अब वी आर लाइक latest episode was COVID. लेटेस्ट These are the big falls and big crash in the stock markets. I have seen crash of 1992 Harshad Mehta scam. Then next crash was Ketan Parikh scam, that is 2000. .com boom 2000 में ख़त्म हुआ था, 1997-98 से स्टार्ट हुआ था। .com ब्रस्ट के बाद जो बिग फॉल हुआ मार्केट में, वहाँ से जब मार्केट शुरू हुआ था, दैट वाज ऑन 17 मई 2004। 17 मई 2004 को वाजपेयी गवर्नमेंट गिर गया था, इलेक्शन रिजल्ट आया था, इलेक्शन रिजल्ट। तो उस दिन मार्केट बहुत ज़बरदस्त फॉल हुआ था। आपकी पोजीशन क्या थी उस टाइम? तो आप फेवर में थे या फॉर अगेंस्ट थे मार्केट मैं के? फेवर में था मार्केट की, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग बीजेपी टू विन। ओके, ठीक है। तो उस दिन जो 17 मई 2004 को जो फॉल हुआ, मैंने दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक टू मी इन माय इन्वेस्टिंग जर्नी। जस्ट वन मोर क्वेश्चन, आप उस टाइम एफएनओ भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस No. भी करते थे या फिर तो 2004 में जस्ट मैंने उस मई में अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था एफएनओ में, बीजेपी बिकॉज बीजेपी वाज डिफीटेड इन द इलेक्शन। लॉस द इलेक्शन? तो 17 मई 2004 को इलेक्शन रिजल्ट आया था, एंड ऑन दैट डे देयर वाज ए बिग क्रैश। द इंडेक्स हैड उस टाइम इट हैड कम डाउन टू 1200 कुछ से 800 आ गया था। बीएससी निफ्टी निफ्टी 50, ओके। हाँ। तो उस तब तक मैंने 2001 से मेरी जर्नी बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ था। 2001 से 17 मई 2004 तक मेरी नेटवर्थ 40 करोड़ मैंने हो गया था। ओके, जस्ट 17 मई 2004 तक। हाँ, और 2001 यू कैन से सितंबर। 31 मार्च 2004 में मेरी नेटवर्थ 40 करोड़ रुपई थी। ओके ओके, एंड ऑल दीज थिंग्स आई हैड अर्न फ्रॉम 2001 से 2004 के अंदर। लगभग मैक्सिमम 3 साल के अंदर। हाँ, मैक्सिमम 3 साल के अंदर। 40 करोड़ की नेटवर्थ। Yes. कितने रुपए से 40 करोड़ हुई थी ये बता सकते हैं आप? मेरे पास उस टाइम 2001 में हार्डली 5-10 लाख रुपीज होगा। जस्ट अ मिनट, 5 to 10 लाख ओनली। अगर 10 लाख भी Capital, माने, हाँ। 10 लाख भी माने, 10 लाख से 40 CR। यस, फ्रॉम 10 lakhs to 40 CR इन अराउंड 3 years। सर इट इज 400x रिटर्न। यस, सर इस पे बहुत डिस्कशन हो जाएगी। इसी के ऊपर ही पूरा एक एपिसोड बन सकता है, इसलिए ब्रीफली आई विल मैंने से कि 2000 ऐसा तो मेरी मैंने इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए स्टार्टिंग था, सीड कैपिटल जो है, इट वाज अराउंड इन 1983-84 यू कैन से, व्हिच आई हैड गॉट फ्रॉम माय ब्रदर। माय एल्डेस्ट ब्रदर वाज इंजीनियर, इरिगेशन इंजीनियर एट द टाइम इन ओडिशा। तो उन्होंने मेरे को 2 लाख रुपए सीड कैपिटल दिया था। सर ये तो एक तरीके से राकेश झुनझुनवाला जी वाली यस कहानी हो यस, गई। बिल्कुल उसी और टाइप की उनसे भी कहानी है। पहले हो गई आपकी तो। हाँ, उसी टाइम ही राकेश झुनझुनवाला के भी 81-82 में स्टार्ट हुआ था। ओके, वो भी सीए? वो भी सीए हैं, और वो भी 2 लाख रुपए सीड कैपिटल लिए थे उनके ब्रदर से। जी बिल्कुल। हाँ। उनके ब्रदर ने उनके क्लाइंट के थ्रू दिलवाया था उनको, दिलवाया ऐसा था। कुछ हमने सुना है। हाँ हाँ। ऑल तो राइट। उसी से ही उन्होंने स्टार्ट किए थे, एंड उसी से स्टार्टेड हिज जर्नी, एंड आगे बढ़ते गए, चलते गए। तो सर इस पॉइंट पे आते हैं, पहले तो 2001 सितंबर पे आते हैं। हाँ, आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि जब 9/11 हुआ उससे पहले भी हमारी कैपिटल मार्केट काफ़ी नीचे जा चुकी थी, और 9/11 के बाद तो दे वर जस्ट एट द बॉटम। आपने फिर स्टॉक सेलेक्ट करे कुछ कुछ, और आपने फिर एक पॉइंट बताया था आपने कि निफ्टी का 10 साल का चार्ट देखा, फिर 27 सितंबर
एक से आपने इन्वेस्ट करना शुरू करा था, आई गेस। यस 27 सितंबर वहाँ से 2000 थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करिए प्लीज। 27 सितंबर 2001 जो था, जी। जो 9/11 मतलब सितंबर 11 तारीख को WTC एपिसोड हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड टावर, ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था, ट्विन टावर्स पे जो अटैक हुआ था, हाँ। वो ट्विन टावर्स क्रैश हो गया था, कोलैप्स हो गया था पूरा। कोलैप्स कर गया था, तो उसी वजह से 9/11 बोला जाता है। तो जो 27 सितंबर 2000 ये हुआ था 11 सितंबर को, 11 सितंबर तक ऑलरेडी इंडियन मार्केट हैड गॉन डाउन लाइक एनीथिंग, क्योंकि मार्च 2000 में .com बूम ब्रस्ट हुआ था। मार्च 2000 तक केतन पारिक वाज द मेन ऑपरेटर एट दैट टाइम। हर्षद मेहता के बाद केतन पारिक थे। हाँ, हर्षद मेहता का 1992 का था। उसके बाद केतन पारिक का ऑपरेशन चल रहा था .com बूम में। ठीक है। तो 2000 मार्च 2000 के बाद .com बूम ब्रस्ट होने लगा, वहाँ से धीरे धीरे सारे नीचे आने लगे। एंड फॉर एग्जांपल 2500 रुपये पहुँच गया था हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, जो HFCL आज की डेट में जाना जाता है। तो HFCL 50 रुपये से बढ़ा था इन सितंबर 2001 1997-98 से। अच्छा, ठीक है। एंड सितंबर 2000 तक, मार्च 2000 तक ये पहुंच गया था 2500 रुपये। 2500, हाँ, 2500 से गिरना शुरू हुआ ये, और गिरते गिरते ये सितंबर 2001 में 25 रुपये पहुंच गया था। एक सेकंड, 2500 से गिरते गिरते 25 रुपए पे पहुंच गया। 25 रुपये पहुंच गया दैट टू मार्च 2000 से लेके सितंबर 2001। यस, 1.5 साल में, 1.5 साल पे 1% वैल्यू। 1% वैल्यू माने, एंड एट दैट टाइम ब्रोकरेज वाज 1%। हाँ, पीपल हैड लॉस्ट देयर होल मनी। कह रहे हैं कि 1% तो ब्रोकर, 25 रुपये तो तो ब्रोकरेज जीरो ही दिया हो गया मैंने। पैसा। हाँ, तो ये सिचुएशन थी। एंड ये हुआ तब कि सितंबर तक मार्केट गिर रहा था ऑलरेडी। एंड जब 9/11 हुआ 11 सितंबर को, जब WTC कोलैप्स हुआ, तो देन दैट वाज द लास्ट ब्लो ऑन द बॉडी। दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। फाइनल इसके बाद से ऊपर ही जानी है मार्केट। तो वो जो लास्ट में गिर चुका था ऑलरेडी, एंड वहाँ से ये जो वर्ल्ड न्यूज आया, बहुत खराब न्यूज, उससे मार्केट अगेन स्टार्टेड फॉलिंग। एंड माने इतना ज़्यादा फॉल हुआ ऑलरेडी, जो चीज़ माने यू कैन से 2500 से 100 रुपये तक आ चुका था, और उसके बाद ये फॉल शुरू हुआ तो 25 रुपये पहुँच गया हिमाचल। तो इस स्टेज में ऐसे लगने लगा कि किसी शेयर्स का माने जो उसकी नेटवर्थ इंट्रिंसिक वैल्यू, इक्वन से इंट्रिंसिक वैल्यू ही 200 रुपये है, और वो 25 रुपये में मिल रहा है। सर उस टाइम, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उस टाइम रिलायंस की क्या हालत थी, अगर आपको याद हो तो? रिलायंस कितना फॉल हुआ था? हाँ, रिलायंस भी उस टाइम 100-150 रुपये पहुंच गया था। कहाँ से? एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को। रिलायंस होगा 300-400 रुपये करीब होगा। उससे मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रिलायंस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, क्योंकि .com बूम में मेनली IT कंपनी, टेक कंपनी बढ़े थे। जिसके कंपनी के नाम के पीछे टेक लगा हुआ है, तो वो कंपनी, फॉर एग्जांपल भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, 100 रुपये चल रहा था, और उस टाइम भी 100 रुपये था, 90 रुपये 100 रुपये से। सर एक क्वेश्चन और निकल गया था। फिर टेक बूम था, हाँ, तो TCS और विप्रो और इन्फोसिस की बात करते हैं। फिर TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारे शेयर्स ऐसे बढ़ गए थे। विप्रो, जहाँ तक मुझे याद है, विप्रो हैड रीच टू 36,000। 36,000 रुपये विप्रो का रेट। विप्रो का रेट हो गया। कहाँ से? ये होगा 300-400-500 रुपये से। और कितने टाइम पीरियड में? ये हुई 1.5 साल 2 साल में ही। एक सेकंड, अगर 300 भी मानते हैं, 300 से 36,000 कह रहे हो आप? माने अनलिमिटेड, देयर वाज नो मोर देन 120x, मोर देन 100x मान लो। सारे माने उस टाइम तो इन्फोसिस, विप्रो, सत्यम कंप्यूटर, एंड दिस ग्लोबल टेली, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, और भी बहुत सारे छोटी माने कंपनियां थे जो 3,000-4,000 ऐसे रेट। फिर सर अगर एक मान के चलते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे निकल गया, सिल्वर लाइन एक कंपनी था, सिल्वर लाइन, वो भी 500 रुपये पहुँच गया था 25-30 रुपये से। एंड सिल्वर लाइन तो आज के डेट में ख़त्म ही हो गया। जब वहाँ से .com ब्रस्ट हुआ, तो वो भी 30-40 रुपये पहुँच गया था 500 रुपये से। एंड वहीं से फिर बढ़ा था 100, 150, 200। तो सर अगर टॉप से इतना पहुँच गए थे, फिर गिरे कहाँ पे थे? कहाँ तक बॉटम टच करा था इन्होंने, अगर सितंबर 2021 की बात, 2001 की बात करें तो? हाँ, 2001 में ये भी सारे 110, 115, 120 रह गए थे। अच्छा, हाँ, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल एक शेयर और भी था जी टेलीकॉम। हम्म, जी टेली भी उस टाइम 100 रुपये से बढ़ के 1600 रुपये पहुंच गया था, ओके। एंड 1600 रुपये से फिर 100 रुपये आ गया था। 1600 से फिर 100 का हाँ, फॉल। 1.5 मतलब साल कि में। अगर देखा जाए तो हाँ जितनी भी कंपनीज थी इन्होंने हाँ अपना पीक टच करा और पीक से ये 5-10% रह गई थी, हाँ, पीक से 5-10% रह एवरेज माने तो। एवरेज माने तो। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो उस टाइम जिसकी मान लीजिए नेटवर्थ 100 रुपये की है, 100 रुपये की कम से कम वैल्यू है, उसके पास एसेट्स है, सॉलिड एसेट्स है। मैंने तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एनालाइज किया था उस टाइम, जो मेरे को ध्यान है अभी भी, कि उसके बुक्स में 150 रुपये पर शेयर का हिसाब से एफडी था, फिक्स डिपॉजिट था इन बैंक्स, एंड बाकी एसेट्स अलग, मिनिमम नेटवर्थ 200 रुपये का था, एंड वो शेयर भी 50 रुपये पहुंच गया था। बुक वैल्यूज कितनी ज्यादा थी बुक वैल्यू से भी इतना नीचे, एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी था और डिविडेंड भी देती थी। डिविडेंड पेइंग कंपनी थी। तो तब मैंने ऐसे लगा कि भैया ये क्या हो रहा है कि एक बॉक्स में आप 500 रुपये का, मान लीजिए एक बॉक्स बहुत सुंदर सा बनाया है किसी ने मैरिज में गिफ्ट देने के लिए, और उसके अंदर 500 रुपये की नोट की एक गड्डी है, मान लीजिए 50,000 रुपये की गड्डी है, और वो बॉक्स को डेकोरेशन की वजह से 1.5 लाख में 2 लाख में बिक रहा था, और उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि भी 50,000 का गड्डी है उसके अंदर, तो मिनिमम उसकी वैल्यू 50,000 तो हो ही गया, और उसके बाद 50,000 की जगह 1 लाख में, 1.5 लाख में, 2 लाख तक भी बिक गया, क्योंकि डिमांड उसकी बहुत बढ़ गई। प्रीमियम था, हाँ, इतनी इतना डिमांड प्रीमियम था, डिमांड इतनी थी, ठीक है। उसकी डेकोरेशन ऐसा था। ठीक है, ठीक लेकिन है। उसके बाद वो गिरते गिरते शुरू हुआ, कुछ भी र्यूमर हुआ मार्केट में, तो गिरते गिरते शुरू हुआ, 50,000 पहुंचा, 50,000 के बाद 40,000 पहुंचा, 30,000 पहुंचा, 20,000 पहुंचा, 10,000 पहुंचा। तो हाउ कैन यू बिलीव कि भी क्या 50,000 की तो एक गड्डी है, बट वो सर- कैसे पहुंच सकता है? आप बताइए, 50,000 की नोट की गड्डी है, लोगों को पता है, उसके बावजूद 10,000 पहुंच गया था वो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इट इज ओनली पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। यस, एंड ये स्टॉक मार्केट में पॉसिबल कैसे होता है वो बताता हूँ मैं आपको। जो 50,000 की गड्डी जिस बॉक्स में है, 2 लाख तक गया था, वहां से 50 तक गिर के 50 से भी 10,000 तक आ गया, जो सितंबर 27 तक हुआ। ऐसे हुआ कि 2001 में तो 50,000 की गड्डी वाली बॉक्स भी 10,000 में मिल रहा था। क्यों, कैसे मिल रहा था? उस टाइम ऐसे हुआ कि मार्केट में र्यूमर हो गया कि जो 50,000 की गड्डी है वो रियल नोट नहीं है। अच्छा, ठीक है। पहले तो सबको था कि रियल नोट है, इसमें एक्चुअल वैल्यू की नोट है। जब 50 से 40 गिरने लगा तो एक आदमी कहा कि भी 50 का 40 में क्यों बेच रहे हो? यार मुझे सुनने में आया कि ये फेक नोट है इसके अंदर। अगेन रूमर मार्केट में, तो इसलिए मैंने 50 में तो लिया था, मैं 40 में मैंने बेच दिया इसको आज। अगेन बेस्ड ऑन न्यूज़, कोई ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा था। यस, नोबडी कैन, माने नोबडी इज ट्रस्टिंग द फैक्ट्स। तो जो 40,000 में खरीदा जिसने भी कि 50 का माल 40 में मिल रहा बोल के, उसने अगले दिन 40 का 30 में बेच दिया। क्यों? कि उसको और कॉन्फिडेंट न्यूज आया कि ये तो फेक नोट है ही है, इसमें पक्का जीरो ही ना हो जाता। हाँ, ये तो खत्म हो जाएगा। और सर ये भी दिमाग में रहता होगा यार, इतनी ऊपर की चीज इतनी नीचे आ गई, यहाँ से और नीचे भी तो जा ही सकती है। जा सकता है, तो इसीलिए जब फेक नोट की न्यूज आई तो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसलिए लोग बेचते गए। लेकिन खरीदा कौन उसमें लास्ट में? जो 50,000 में भी, मान लीजिए मैं सपोज आई वॉज ए कैशियर इन ए बैंक, और जो मेरा नोट गिनने का काम है, मैं आंख बीच के भी नोट गिन रहा हूँ, तो आई कैन रिकॉग्नाइज कि ये ओरिजिनल नोट है या खराब नोट है। अंडरस्टूड। तो मैं 50,000 में किसने बेचा, मतलब बॉक्स का भी वैल्यू 50 में लिया, अगले दिन देख रहा हूँ 40,000 में मिल रहा है, तो मैं भी खुद डाउट में पड़ गया, यार क्या हो रहा है मैं ऐसे। तो मैं बोला ले 40 में भी लो, देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, 50,000 का तो इसमें गड्डी है। तो सर अब उस पे आते हैं, उस वाले पॉइंट पे, जब आपने पिक करना शुरू करा 28 सितंबर 2001 से, आपने कौन कौन से स्टॉक चुने, कैसे पिक करे? टोटली आईटी बूम की जो स्टॉक थे, .com बूम के, जो 1% 2% रह गए थे, उन्हीं शेयर को जब 50 रुपए से हिमाचल बढ़ के 2500 हो गया था, मैंने 100 रुपए के बाद क्विट कर गया था, एंड आई नेवर बॉट दो शेयर्स। प्रॉफिट बुक कर लिया था? हाँ, प्रॉफिट बुक करके उसके बाद बैठा। मेरे हिसाब से उसके माने वर्थ जो है 100 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। 100 से 150 गया, 200 गया, आपने उसे ऊपर जाते हुए देखा, लेकिन एंट्री देखा नहीं, मैंने किसी स्टेज में भी एंट्री नहीं करी। आई केप्ट माने एनफ पेशेंस कि इसको नहीं लेना है हमें, जो वर्थ नहीं है जिसकी, तो नहीं लेना है। जी टेली को मैंने 200 रुपए में क्विट किया था, 1600 पहुंच गया, बट आई नेवर टच। एंड लोग जो माने अनपढ़ लोग थे, जिनको कोई नॉलेज नहीं था स्टॉक मार्केट का, जैसे बोलते हैं ना कि पान वाला भी उस टाइम एंट्री कर गया था, तो ऐसे पान वाले ढाबे वाले भी आके मेरे यहाँ शेयर्स खरीदते थे, एंड वो भी 5-5 लाख को 25 लाख 30 लाख बना लिए थे।
एंड आपने बताया था। एक स्टेज में ऐसे लगने लगा था कि भी यार हम ही बेवकूफ रह गए, माने ये लोग कमा इतनी गए, नॉलेज के बाद भी हाँ, हम नहीं कमा पा रहे और ये हम नहीं कमा कमा रहे पा हैं। रहे, ये कमा रहे हैं। फिर भी पेशेंस रखा कि नहीं, हमें नहीं एंट्री करना, जहाँ वर्थ नहीं है आई विल नॉट एंटर, जहाँ एक्चुअल वैल्यू नहीं है उस चीज नहीं की, है तो तो हमें एंटर नहीं करना है, र्यूमर में नहीं जाना है। जितना भी हाइप है हमें एंट्री नहीं करनी। यस, तो उस पेशेंस के वजह से फर्स्ट टाइम सितंबर 2001 में ओनली .com शेयर में एंट्री मारा मैंने। ओके, सारे जो 2500 वाला 25 रुपये हो गया था, जो और एकदम रॉक बॉटम पे थे वहां से कारण आपने मुझे पता है कि इसके 100 रुपये की वर्थ है, एटलीस्ट वही वाली बात है कि भी 50,000 की गड्डी है, मैं पहचानता हूँ उसको पहचानता हूँ। कि मुझे भी ओरिजिनल 10,000 नोट है, मुझे 10,000 में मिल रही है, लेकिन 50 तो है ना है इसकी ही बात। है, ठीक है, नो डाउट। मैंने 50 में भी लिया, 40 में भी लिया, 30 में भी लिया, क्योंकि बिलो पार मिल रहा है। तो जब 50 में कर लिया, 40 में लिया, आज 30 में लिया, तो एक बार घबराहट आती है कि अरे मैं 40 में महंगा ले लिया, 30 में मिल रहा है, तो उस टाइम पैसेंस रखना होगा। कौन से स्टॉक पिक करे, कितने पे तो खरीदा, मैंने कितने पे खरीदा था हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, ग्लोबल टेली, सत्यम कंप्यूटर, जी टेली, ये सारे .com ब्रस्ट वाला शेयर खरीदा था। और कितना कितना कैपिटल डिप्लॉय करा था आपने इनमें उस टाइम है कि 2001 सितंबर में, क्योंकि मेरी 1990 में कुछ इनकम टैक्स की रेडिएट हो गया था, तो मेरे वर्किंग कैपिटल ख़त्म हो गया था। ओके, आई वॉज इन मैंने टाइट पोजीशन। तो उस टाइम में मैंने पोर्टफोलियो मैनेज करना शुरू किया। ठीक है। जो मेरे क्लोज इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, उनको मैंने बोला कि भी आपके पास पैसा है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ओके, लेकिन वो लोग इतना हाथ जला चुके थे .com बूम में कि वो कहे कि नहीं, किसी हालत में भी शेयर मार्केट में नहीं लगाना है। सर एक पॉइंट फिर से निकल के आता है, आपने फिर कन्विंस कैसे करा जिसकी साइकोलॉजी इतनी खराब हो गई इंसान की स्टॉक मार्केट को लेके? तो ये बताओ थोड़ा सा। तो कन्विंस इसलिए ऐसे किया कि जब उनको मैंने इन्वेस्ट करने के लिए बोला कि लगा दो, इस टाइम पैसा सही रेट मिल रहा है, तो वो कहे कि नहीं। तो मैं बोला देन ऐसा है, रिस्क मेरी है, आप जितना पैसा 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितना लगाना है लगाइए, लॉस मेरा है, एंड प्रॉफिट जो भी होगा 50-50 करेंगे। ओके, लेट मी जस्ट अज्यूम इट अगेन, आपने उन्हें ये डील दी कि पैसा आपका, हाँ। अगर लॉस होगा 100% आपका, 100% प्रॉफिट होगा 50-50 दोनों में। 50-50। ठीक है। लॉस 100% मेरा, प्रॉफिट 50-50। अच्छा एक सेकंड और, टैक्स के बाद 50-50 पैसा? यस ठीक यस है, यस। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। तो उस टाइम इस कंडीशन में पीपल आर रेडी टू गिव मनी, दोज हु हैड ट्रस्ट ऑन मी, तो उन्होंने पैसे दिए। सर आपकी इस बात पे उन्हें ट्रस्ट आया कम से कम कि लॉस आपका होगा, हाँ, रिसर्च आपकी, हाँ, बेट भी आपकी, यस, और प्रॉफिट उन्हें बैठे बैठे फिर पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। 50%। एंड जिनको खाली माने इस भरवाली कह देने से नहीं होता है, जिनको पिछले 10 साल से मेरे से डील कर रहे थे, 5 साल 7 साल से जो जानते थे मेरे को, मेरी नेचर जानते थे, तो दे हैड ए फेथ ऑन मी, इसलिए मेरी बातों पे विश्वास करके उन्होंने पैसे दिया। आपकी गुडविल पे ही पैसा गुडविल लगाया पे ही पैसे मिला। तो यू कैन से कि 2001 में सितंबर में ऑलमोस्ट जीरो कैपिटल से जो पहले कमाए थे ख़त्म कर दिए, और ब्रोकिंग बिजनेस लिया था तो उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया था। वर्किंग कैपिटल मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए आपका पर्सनल कैपिटल नहीं था आपके पास? पर्सनल कैपिटल ठीक नहीं है, था। ठीक तो है। वहीं से मैंने स्टार्ट किया, एंड 2 4 5 7 दिन 10 दिन में जितना जो भी पैसे दिए, जिनका जिस दिन पैसे दिया, जिसने खरीदा, आज कोई चीज़ 25 में लिया, कल 27 28 हो गया, वो कहते हैं और दे दें क्या? मैं बोला और दे दो पैसे। 25 में लिया, 27 28 3, मतलब 10% प्रॉफिट हो गया लेते के साथ ही। ठीक तो है। उस विश्वास में, उस एनकरेजमेंट भी हुआ, क्योंकि दैट वाज द बटम। 27 सितंबर 2001 वाज द बटम, एंड बटम में रिकॉग्नाइज किया था मैंने। दैट वाज द बॉटम ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट 849.95 निफ्टी लगा था उस दिन। निफ्टी 50 849.95 वाज द बटम रेट, आई क्लियरली रिमेंबर। आज मैंने 27 तारीख को क्लोज हुआ था इस रेट में, और 28 तारीख से मैंने बाइंग शुरू करी। एंड फॉर्चुनेटली जो भी ये लोगों का परचेज किया, बढ़ते रहा तो और पैसे दिए, तो एक अच्छी अमाउंट 2 4 5 7 दिन में इकट्ठे हो गए थे। वो सारा मैंने परचेज कर दिया। ओनली आईटी शेयर्स, ग्लोबल टेली, सत्यम, हिमाचल, दिस इन्फोसे, विप्रो, ये सब। अमाउंट सर इफ यू वांट, अगर आप थोड़ा बताना चाहो तो, एनी नियर बाय आइडिया? जो भी कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था, एंड मैंने इन सबको बेचा 12 दिसंबर एक। ठीक है। 28 सितंबर 2001 से शुरू किया था बाइंग, एंड 12 दिसंबर 2001 को सारा बेच दिया। सर 1.5 महीना भी नहीं हुआ एक तरीके से? 1.5 महीने भी नहीं हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2.5 महीने। 2.5 महीने हुआ।
तो उस दिन मेरे को लगा कि वो उस दिन सारे 4-4, 5-5 गुना हो चुके थे तब तक, एंड कंटिन्यूसली एवरी डे इट वाज गोइंग अप, कंटिन्यूसली इट वाज एवरी डे इट वाज गोइंग अप। जब 25 का अगले दिन 27 हो रहा है तो मान ही लो कितना % रोज गेन हो रहा 28, 30, 35, 40 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो जिनके लिए थे कोई 25 का 50 हो गया तो देवर एंग्सियस की कुछ बेचो सर कुछ, मतलब कुछ नहीं, मत डोंट आस्क मी एनीथिंग, है। बढ़ रहा बढ़ने दो कि 2500 से नीचे आए क्या पता, 200 300 कहीं पे भी आ सकता है, जब तक जा रहा है ऊपर आई विल होल्ड इट। तो सर आपने इसमें एस्टिमेशन क्या लगाया था कि कहाँ तक जा सकता है? आप टेक्निकली देखते थे उस टाइम चार्ट? टेक्निकली उस टाइम नहीं देखता था मैं, उस टाइम आप प्योर फंडामेंटल बेसिस पे फंडामेंटल इन्वेस्ट करते प्योर थे? फंडामेंटल बेसिस पे मैं कोई करता चार्ट, था। कैंडलस्टिक कुछ नहीं? मैंने रिमोटली चार्ट देखता था, क्योंकि अच्छा, ठीक जो है। एनएससी का एक चार्ट आया हुआ था 10 साल का, 1990 से 2000 तक का एक चार्ट आया था, तो उस चार्ट को मैं देखा था फर्स्ट टाइम। मतलब सर इसमें आपका स्टीव निसॉन, कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी कुछ एक्सपोजर नहीं कुछ था? नहीं, आई वाज नॉट सिर्फ अवेयर, टोटली फंडामेंटल? टोटली फंडामेंटल, अमेजिंग। टोटली फंडामेंटल। उस चार्ट से एक ही चीज मैंने रिकॉग्नाइज कर पाया था, जो एनएससी के चार्ट आया था, कि 92 हर्षद मेहता ब्रस्ट के बाद 93 सितंबर 1.5 साल बाद ऐसे ही बॉटम पहुंचा था, जहां पे 100 रुपए वाला चीज 10 रुपए 5 रुपए आ गए थे, एंड किसी भी इन्वेस्टर्स को कहो खरीदने के लिए तो दे वर नॉट रेडी टू बाई, एंड सेम सिचुएशन, एंड वहीं से जो ये स्मॉल कैप शेयर थे वो 3-3, 4-4 गुना हो गए थे 6 महीने 1 साल के अंदर, 4-5 गुना 6 गुना ऐसे हो गए थे, बड़े थे। तो वो चीज़ देख के आया था कि आपके बार भी ऐसे ही टाइम लग रहा है और ये दिस इज द राइट टाइम टू पिक। सेम किसी को कहो बाइंग करने के लिए तो दे आर नॉट रेडी, जो 2500 में खरीदा है 25 रुपये में भी रेडी नहीं है खरीदने के लिए। एंड वही मैंने टेक्निकल चार्ट से वही चीज़ देख के ये ट्रिक काम दिया कि भी खरीदना चाहिए और खरीदे। तो 12 दिसंबर को मैंने इसलिए बेचा कि बढ़ते बढ़ते मैं एक वॉल्यूम थ्योरी फॉलो करता था कि लो प्राइस में लो वॉल्यूम में अगर लो काट गया सेम डे का 1-1 घंटे का मैं चार्ट बनाता था मैन्युअली, तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर ने छोड़ दिया वो। तो वही सिग्नल मेरे को 12 दिसंबर 3:15 में मिला। अच्छा। एंड मैं एक्टिव हो गया कि अरे ये तो गया, ऑपरेटर ने छोड़ दिया, फटाफट सारे 24 शेयरों को फॉलो करता था मैं, 24 के 24 शेयर सारे लो काट गए। अच्छा। हाँ, 3:15 पे? 3:15 में कम वॉल्यूम में सारे। तो मैं बोला कि बेचो इसको सारा। तो आपने 15 मिनट में पूरा पोर्टफोलियो क्लीन 15 कर दिया मिनट था? में 90% ऑफ माई पोर्टफोलियो आई सोल्ड। मैं खुद ही ऑपरेट करता था कंप्यूटर, मेरी उंगली रुकी नहीं, एकदम फटाफट, क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा था। आज 20 वाला 25 वाला शेयर 100 हो गया है, 100 से 85 भी 90 भी आ गया, 95 भी आ गया, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो मिल रहा है प्रॉफिट। हाँ, तो बेचने में हिचकिचाहट नहीं होती क्योंकि अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है अभी भी। तो मैंने 90% बेच दिया। अगले दिन डिसाइड किया सुबह अगर मेरे को माने और मार्केट नीचे जाता है तो एक आधा 1% भी, तो इसका मतलब गई मार्केट पूरा बेच दो। एंड वही हुआ, अगले दिन सुबह खुला, फास्ट आवर में थोड़ी सी नीचे ही गया निफ्टी, तो मैंने 10% जो बचा था वो भी बेच दिया। फर्स्ट टाइम हुआ कि भी लोएस्ट में स्टार्ट किया था एंड हाईएस्ट रेट में एग्जिट किया। एग्जिट करके जब बैठा था मैं, मेरे केबिन में टीवी लगा हुआ था, मैं देख रहा हूँ तो 10:30 बजे न्यूज आ रहा है, पार्लियामेंट अटैक बाय टेररिस्ट, मार्केट और धड़ 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 धड़। आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बताया था। तो ये चीज़ है। तो इसी हिसाब से हमारा जो उस टाइम बेचने के बाद मेरी 50% शेयर के हिसाब से जो मेरे को मिलना चाहिए था वो आपको मिला? दैट वाज अराउंड 4 करोड़ रुपीज। एक सेकंड सर, थोड़ा पॉज लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पॉज लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाऊंगा, थोड़ा सा गणित में जाऊंगा, थोड़ा सा नंबर्स में जाऊंगा, थोड़ा सा हम बात करते हैं इस पे। आपने स्टार्ट करी जर्नी 28 सितंबर 2001 से बाइंग करनी, और 13 दिसंबर ही मानते हैं, 13 दिसंबर को आपने पूरा पोर्टफोलियो अपना रिलीज कर दिया, पूरा लिक्विडेट कर दिया। और आपके इन्वेस्टर के साथ डील हुई थी 50-50 प्रॉफिट, 100% लॉस आपका, और आपको प्रॉफिट हुआ 4 करोड़ का। 4 करोड़ रुपए नेटवर्थ मेरा, मैंने नेट बच गया मेरे पास। एक सेकंड, तो टोटल 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और 8 करोड़ 3 गुना हुआ आपका एक तरीके से। 3-4 गुना हो गए थे, कोई 5 गुना भी हुए थे, कोई किसी का लिमिट नहीं था, जो जिसने बढ़ा था। एक सेकंड सर, गाइस देख रहे हो, सर के पास 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई थी, बिकॉज सर की नेट मतलब क्या बोले, सर की गुडविल थी, इस वजह से लोगों ने सर पे ट्रस्ट करके सबको मैंने कैपिटल आई कैन से आई अर्न दिस मच ऑफ मनी दैट वाज। तो सर ने दिसंबर 2001 में 4 करोड़ की सर की खुद की कैपिटल थी, फिर वहां से 4 करोड़ से 40 करोड़ बनाए। हाँ, 4 करोड़ का 40 करोड़ बना, फिर वहीं से मेरा एक कंफर्टेबल कैपिटल आ गया हाथ में। 2004 मार्च, हाँ, 2004 मार्च तक इट बिकेम 40 करोड़ रुपीज।
अब ये वाली इस टाइम फ्रेम की जर्नी बताओ सर। इस टाइम फ्रेम में ऐसा है, अच्छा सर, एक चीज़ सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे आपने लिक्विडेट कर दिया, 50% उनको दे दिया, हाँ, फिर उनका पैसा नहीं लिया, फिर अपने पैसे से ही इन्वेस्टमेंट करी अपने पैसे से। और उस टाइम में भी पोर्टफोलियो कर रहा था मैं। उस, अच्छा पोर्टफोलियो। हाँ हाँ, पोर्टफोलियो में भी आया पैसे, तो सर ऐसे नहीं कि पोर्टफोलियो आप मैनेज कैसे, मतलब उनकी मतलब अकाउंट ओपन करके ऑर्डर लगाते थे आप? उस टाइम एक्चुअली ऐसे ही अकाउंट ओपनिंग वगैरह अलग अलग नाम से नहीं चल रहा था, फिजिकल शेयर चल रहा था। शुरू 98 से डीमेट होना शुरू हुआ था। तो उस टाइम ये सारा केवाईसी सिस्टम वगैरह इतना नहीं था। ओके ठीक है। हाँ, इतना फुल प्रूफ माने नहीं था इतना जैसा फुल आज है। प्रूफ नहीं ठीक है था ठीक जो है आज की ठीक है। डेट में है। ऑल दीज थिंग्स वर नॉट देयर एट दैट। मतलब 10 अकाउंट है तो 10 यूजर आईडी पासवर्ड हाँ, नहीं होते थे। नहीं होते ठीक है, थे। समझ गया। हाँ, ओके, वो तो अंडरस्टूड। एक ही नाम पे परचेज करे। वरना ये भी बहुत हेडेक हो जाता है, 10 अकाउंट कैसे मैनेज हाँ करोगे हाँ आप? हाँ हाँ। अच्छा, तो वो उस टाइम लेवरेज थी में आपके पास तो उस उस टाइम टाइम पे। में भी जो 4 का 40 हुआ, उसमें भी पोर्टफोलियो मैनेज किया था, जिसमें एक मैंने बड़े इन्वेस्टर थे, तो उन्हीं का 1,40,00,000 रुपए लगा हुआ था। एक अलोन इन्वेस्टर, एलोन, इंडिविजुअल एक ही इन्वेस्टर। इन्वेस्टर। वो कैसे आए? हम्म एक सीए थे मेरे, हम्म तो वो मेरे थ्रू आके, उस टाइम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ब्रस्ट कर गया था हम्म 2001 में। हम्म ये जो बूम, टेक बूम ब्रस्ट हुआ था, हम्म। उस टाइम फेरवानी थे यूटीआई का चेयरमैन। वो हर्षद मेहता की हर वेब सीरीज में भी देखा है हमने, हाँ स्कैम हाँ 92 हाँ। में। तो ओके। ये .com में इन्होंने बहुत सारे, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में पर्टिकुलरली 1,000 रुपये में शेयर आईपीओ दिया था उसने। हम्म वो खरीदे थे यूटीआई वालों ने। हम्म और उस टाइम ऐसे क्रिएट कर दिए थे एटमोसफियर कि भी, वो कहते हम तो 5,000 करोड़ की चाहिए था, हमें 1,000 करोड़ का दिया इसने, हम्म हिमाचल वाले ने। दिस, तो उसमें यूटीआई ब्रस्ट हो गया। हम्म तो यूटीआई जब ब्रस्ट हो गया तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया कि जो भी 14-15 रुपये यूनिट का वैल्यू चलता था उस टाइम, हम्म लेकिन जितने भी यूनिट होल्डर थे उनको गवर्नमेंट का 10 रुपये के हिसाब से हम देंगे वापस, सबका पैसा मरेगा नहीं। और जो भी यूटीआई के पास शेयर था गवर्नमेंट ने ले लिया। गवर्नमेंट की सोवरेन गारंटी थी। हाँ, ठीक है। सोवरेन गारंटी नहीं थी, बट मैंने एज ए गुडविल गवर्नमेंट, गुडविल कह सकते हाँ हैं। गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन थी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन था। यूटीआई, तो इसीलिए उन्होंने ये किया। एंड उसको एक यूटीआई एसेट मैनेजमेंट बोल के कंपनी खोले, और उसमें सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए। और सबको, जितना भी यूटीआई होल्डर थे, 10 रुपये के हिसाब से, जिसका मान लीजिए 1,40,000 लगा था, 14 में खरीदा था, उसको 1,00,000 रुपये का टैक्स फ्री बॉन्ड दे दिए। ठीक है। हाँ, टैक्स फ्री बॉन्ड, और 9%। अच्छा 9% इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्स फ्री। इंटरेस्ट, टैक्स फ्री। ठीक है। तो उसमें पीपल वर हैप्पी एंड दे टुक द मनी। ठीक तो है। वो टैक्स फ्री बॉन्ड मार्केट में बिक रहा था उस टाइम, लिस्टेड था। हम्म तो मेरा एक सीए थे, उनके क्लाइंट पैसे वाले थे, तो वो टैक्स फ्री बॉन्ड खरीद रहे थे मार्केट से। तो वो टैक्स फ्री बॉन्ड जब खरीद रहे थे, मैं बोला 9% की रिटर्न में आप क्यों कर रहे हो? माने इतना बढ़िया बढ़िया शेयर है मार्केट में, जो कि डिविडेंड ही 10% आता है, हम्म एंड ब्लू चिप कंपनी, बहुत ही गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी, ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का कि अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, बुक वैल्यू अच्छा है, और ईपीएस अच्छा है, सब कुछ है। तो ऐसे शेयर्स क्यों नहीं खरीदते हो? सर ये कौन से साल की बात है? ये 2001 की बात है, आपको 2002 की बात है, तो स्टार्टिंग। लगभग आपको 19-20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था मार्केट का। हाँ हाँ। ठीक है, तो कंटिन्यू प्लीज। तो उन्होंने फिर ये बात जब उनके बॉस को बोले, उन्होंने जाके, तो बोले कि नहीं, मुझे उनसे मिलाओ। मैं जाके उनके ऑफिस में मिला, कन्विंस किया। बोले नहीं, मुझे किस शेयर में लगाओगे? मैं बोला कोचिन रिफाइनरी और चेन्नई पेट्रो, ये 2 शेयर रिफाइनरी के थे, गवर्नमेंट के थे। एंड 30 रुपये में चेन्नई पेट्रो मिलता था, 70 रुपये में कोचिन रिफाइनरी मिलता था। एंड 10 रुपये डिविडेंड एनुअली देते थे। कोचिन रिफाइनरी में 10 रुपये डिविडेंड, 100% डिविडेंड देता था। 30 रुपये ईपीएस, और उस टाइम डिविडेंड टैक्स फ्री भी था। डिविडेंड टैक्स फ्री था। तो मैंने उनको बोला कि देखो, इसमें तो 10 रुपये तो आपको टैक्स फ्री इनकम, जो आप टैक्स फ्री चाहते हो ना, गवर्नमेंट बॉन्ड ले रहे हो, तो इसमें तो 10 रुपये ऐसे ही आपका 10%, माने 10% से ज़्यादा, 13-14% तो डिविडेंड में टैक्स फ्री रिटर्न आ रहा है। तो मैंने, ही वॉज नॉट ए बिलीवर इन स्टॉक मार्केट। तो वो बोले कि नहीं, मुझे आप फिक्स रिटर्न कितना दोगे ये बता दो, जो आपने लास्ट पॉडकास्ट में ही बताया था। हाँ। तो उसके हिसाब से उन्होंने, मैं बोला कि भी अगर आपको मिनिमम माने 12% रिटर्न चाहिए, पहला तो दिया कि 50-50 करेंगे, लॉस मेरा, मिनिमम रिटर्न की गारंटी नहीं। वो कहले ना, मुझे मिनिमम रिटर्न चाहिए, गारंटी दो कि इतना पैसा मेरा मेरे सेफ। 10% तो चाहिए मुझे। ठीक है। तो 10% की मैंने नहीं, 12% मांगे उन्होंने। मैंने 12% की गारंटी दिया कि 12% की मिनिमम रिटर्न, बट आई चेंज द कंडीशन कि अगर 12% की आपको रिटर्न दूंगा, 70-30 70-30 करूंगा। ही टोल्ड ओके डू।
उसके बाद मैंने इन दोनों की केस स्टडी दिया, पूरा रिपोर्ट बना के सारा। आपको कितना समय लगा सर फंडामेंटली पूरा गो थ्रू होने में इन दोनों कंपनी ये तो मैं वेल वर्स था, मैंने 2-3 दिन में ही बना दिया पूरा रिपोर्ट एकदम। पूरी रिपोर्ट पूरी पढ़ ली? पूरी कम से कम 25 पेज की रिपोर्ट बना दी एकदम, सारा हिस्ट्री दे के, सारा ग्राफ बना के, सब कुछ। अच्छा, उसकी रिपोर्ट पढ़ के आपने अपने नोट्स बना दिए 25 पेजेस के? ठीक है। एंड उन्होंने उसमें एग्री कर गए एंड ही इन्वेस्टेड 1 करोड़ 40 लाख रुपीज 1.4 CR एंड 70 रुपए का कोचिन रिफाइनरी 2-2.5 महीने में ही 170 हो गया। 70 का 170, हाँ 2.5x, मैंने मोर देन डबल। चेन्नई पेट्रो भी ऐसे बढ़ गया एंड वो 70 रुपए का मेरे लेने के बाद भी 1 महीने तक तो वो 70-80 ऐसे ही चलता था। डिविडेंड 10% दे रहा था, मैंने 10 रुपए डिविडेंड। आई वाज वंडरिंग कि कैसे, मैंने हाउ कैन इट रिमेन लाइक दिस। सर आपने वो पूरा अमाउंट इन दोनों स्टॉक्स में ही लगाया था? हाँ, उनका पूरा अमाउंट कोचिन रिफाइनरी और चेन्नई पेट्रो में लगाया था, बिकॉज आई वाज मोस्ट कॉन्फिडेंट इन दो शेयर्स। एक तो ब्लास्ट हो गया और एक वहीं घूमता रहा। कौन सा ब्लास्ट हो गया? 70 का 170? नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ। 70 रुपीज वाला जो था वही चल रहा था। एक दिन 1-1.5 महीने बाद कोई ब्रोकर आया टीवी में, बता के गया ऐसे डिविडेंड के बारे में, ये सारे कंपनी की फंडामेंटल करना। वहीं से स्टार्ट हुआ और 1-1.5 महीने में सीधा 170 रुपये पहुंच गया। यही होता है, लाइमलाइट में आना चाहिए होता है, बस आ गया। मैंने 170 में ही सारे निकाल दिए। कौन सा स्टॉक की बात हो रही है? कोचिन रिफाइनरी। हाँ। और चेन्नई पेट्रो भी बढ़ा अकॉर्डिंगली, वो भी साथ साथ। ठीक है। तो मोर देन डबल हो गए सारे। ठीक है। एंड आई वाइंड अप द होल पोर्टफोलियो 6 महीने में? 3-4 महीने में। 3-4 महीने में आई गॉट गुड रिटर्न वहीं से। तो एक सेकंड, इसमें आपने 12% तो फिक्स रिटर्न की गारंटी दी थी और प्रॉफिट का 70-30? हाँ। ठीक है। तो फिर भी आपका बढ़िया प्रॉफिट था? बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला मेरे को, क्योंकि 12% तो डिविडेंड से ही आ गया। हाँ, 12% डिविडेंड, वो सारा प्रॉफिट में ही कैलकुलेट हो रहा था। उस टाइम में डिविडेंड आ चुका था, हम लेने के बाद एक बार डिविडेंड मिला था। तो ये थी, तो सच ए ह्यूज रिटर्न। तो इसमें भी आपने 1 CR से ऊपर कमा लिया? मैंने बिना इन्वेस्टमेंट में, और मेरी जो कैपिटल था, मेरे अपना तो इन्वेस्टमेंट किया ही था, जो भी 4 करोड़ कैपिटल बना था। प्लस आपका पर्सनल है ये? हाँ 4 CR। प्लस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लगाता था मैं उस टाइम। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, दिस कैनरा बैंक, PNB, ऑल द बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा 40-40 रुपए में मिलते थे। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक उस टाइम वाजपेयी गवर्नमेंट चल रही थी। तो मैंने बहुत डीप स्टडी किया था पब्लिक सेक्टर बैंक में भी। आई वाज क्वाइट होपफुल कि भी पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ से बूम होंगे, बहुत बढ़ेगा। एंड वही हुआ, 40-40 वाले 50, 100, 70, 80, 90 करके 200, 250 भी हो गए ऐसे। आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि जो मॉर्गेज करवा रखी थी लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी में बूम आया था, उसी वजह से आया था। और डिटेल के जाने से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी हिसाब से ये मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही मेरी कैपिटल मैंने गेन हुआ था, तो जो कि 40 करोड़ हो गया था मार्च 2004 में। सर इसमें कुछ है ना, मुझे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस निकल के आते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं। आपने ठीक है, आपने बताया कि लगभग आपकी कैपिटल 0 ही हो गई थी .com बबल के क्रैश में। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ, साइकोलॉजिकली आपने अपने खुद को मेंटेन कैसे करा कि यार हाँ, आपके पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आपने लूज़ नहीं होने दिया कि पैसा मेरा यहीं से कमाया, यहीं से गवाया है, अब दोबारा यहीं से कमाऊंगा? हाँ, वो थोड़ा बताइए सर। साइकोलॉजी मेरी फंडामेंटल पे फेथ था, फंडामेंटल रीजन पे। एंड जो भी एपिसोड हुआ था उससे मैंने, क्योंकि मेरी तो अपना उस टाइम जो कैपिटल था वो टिकट खरीदने में लगा दी NSE में, वर्किंग कैपिटल था। उसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स मैंने पैसे खा के चले गए, कर गए फंडों में, मार्केट में स्पेकुलेशन में, एंड दे डिडंट गिव मनी। तो उसी वजह से मेरा मैंने अपना कुछ IPO का पैसा भी था जो 2 क्विंटल आपने बताया, प्लस IPO में जो लगाए थे वो फंस गए सारे, वो पड़े हुए थे, कूड़ा हुआ था एकदम। तो उसी हिसाब से मेरे पैसे इधर उधर सारे हो गए थे। तो और उसके बाद फिर इनकम टैक्स रेट हो गया था, तो उससे भी सारा होच-पोच हो गया था। तो उसी हिसाब से कैसे संभाला आपने उस टाइम पे अपने आप को? उस टाइम पे डाउन टू अर्थ थे, माने क्लाइंट्स थे मेरे पास बिकॉज ऑफ माई गुडविल। तो जो ब्रोकिंग चल रहा था, ब्रोकिंग में ही मैंने खर्चा चल रहा था। थोड़ा सा व्यूवर्स को समझाओ सर, आज की तारीख में जैसे साइकोलॉजिकली लोगों की खराब हो जाती है, 10,000 20,000 का लॉस आ गया, नहीं स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डालना, यहाँ तो पैसा डूबता ही है। थोड़ा व्यूवर्स के लिए समझाओ कि कैसे मेंटेन करना होता है। मेंटेन तभी होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं पैसे एंड आपको नॉलेज है, आपकी नॉलेज के बेसिस पे स्टडी करके अपनी कॉन्फिडेंस से लगाए हो, और फिर भी किसी रीजन से कहीं गलती कर गए, कुछ कर गए, उसके वजह से आपको लॉस हुआ,
तो देन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि नहीं, ये अगले बार ये लॉस नहीं होगा, ऐसे मैंने ये गलती हुई मेरी, इसको सुधार करके आगे लगाना है हमें। एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर मिस्टेक, कि भी क्या चीज़ मैंने सोचा था, क्या हुआ एक्चुअल में, क्या गलती हुई। वो जब तक आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा मार्केट के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको वेग हो जाओगे आप, कि सोचोगे पता नहीं क्या है, ये तो स्पेकुलेटिव मार्केट है, छोड़ो छोड़ो भैया, इसमें नहीं, पैसा नहीं लगाना, मैंने हम नहीं कमा सकते इसमें। जिसको नॉलेज होगा, बिकॉज आई वाज ए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आई हैड इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। उस टाइम तो ऐसे होता था, मैंने 100-150 कंपनियों के जो शेयर होते थे मेरे पास, या इन्वेस्टर के पास भी होते थे, उनकी बैलेंस शीटें आती थी। कोई भी बैलेंस शीट टेबल में जब तक उसको पूरा एकदम थरोली नहीं पढ़ लेता था, मैं पीछे नहीं रखता था उसको, मेरे टेबल के ऊपर ही रहता था, एंड सारा याद रह जाता था। कंपनी भी बहुत कम थी उस टाइम पे, बहुत कंपनी थे, मैंने इतना ज़्यादा नहीं आजकल जैसे हैं, बट मैंने फंडामेंटली साउंड थे। उस टाइम भी जो 40-40, 50-50 रुपए थे, आज 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार ऐसे चल रहे हैं। मैंने उस टाइम के भी अगर सारी इन्वेस्ट करके रख लिया होता, तो आज पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। तो ये थी। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक फंडामेंटल नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर फंडामेंटल नॉलेज नहीं होगा तो सर फंडामेंटल नॉलेज जैसे आपने बताया, जैसे मान लो अब तो इतने सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे सिखाते रहते हैं। हाँ, आपके हिसाब से फंडामेंटली क्या पहला स्टेप होना चाहिए नॉलेज गेन करने में? कोई नॉलेज बुक रेकमेंड करना चाहते हो, मतलब कैसे, थोड़ा व्यूअर्स के लिए बताइए। फंडामेंटली आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए आपको। सभी आजकल इंटरनेट में सारे अवेलेबल है, साइट में अवेलेबल है बैलेंस शीट, प्रॉफिट बैलेंस लॉस शीट अकाउंट। में कुछ कुछ कंपोनेंट्स बता दो सर, की देखिए, कंपोनेंट्स क्या जो होने चाहिए? बेसिक चीज़ है, आपको कंपनी की बुक वैल्यू क्या है शेयर्स की, उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है, EPS। ईपीएस, पी रेशियो क्या है, मार्केट है। प्राइस माने मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस, ठीक है, दैट इज द पी रेशियो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बुक वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भी आप जो कंपनी कितने % रिटर्न कमा रही है, इसकी जो प्राइस है उसके ऊपर, मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। आज मान लीजिए किसी के मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ में पता लगा ये कंपनी कमा रहा है 100,000 करोड़ ओनली, तो क्या हुआ, 1% की रिटर्न हुआ, तो 100 पी रेशियो हो गया इसका मतलब, 100 टाइम्स प्राइस यू आर पेइंग। तो इट इज़ वेरी रिस्की। 100 पी रेशियो में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भी ये मैंने अर्न करेगा और मेरी मैंने शेयर के प्राइस और बढ़ जाएगा। सर इसको, इस एग्जांपल को हम एक कॉमन लाइफ एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझे। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, हाँ, ये आपने कंपनी का बताया, लेट्स सपोज इसको हम एक प्रॉपर्टी बना देते हैं। हाँ, हमने एक फ्लैट लिया 1 करोड़ का, हाँ, 1% हो गया 1 लाख। हाँ। अब 1 लाख रुपए 1 साल में उसका रेंट आ रहा है, विच इज 8,000। एक महीने में 1%, एक महीने में अगर हुआ 12% से 12 लाख रुपए। नहीं नहीं नहीं, 1% पी के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, जैसे हाँ, आपने, एक पी में, हाँ, हाँ पी के हिसाब से हाँ, मान ठीक के है, चलते ठीक हैं। है, हाँ, 1 साल का रेंट दे रहा है वो 1 लाख, विच 1 इज लाख 8-8,500 रुपये महीना मान के चलते हैं। हाँ, ठीक है, तो 1 साल का 1% रिटर्न मिल रहा है। हाँ, यही सेम सिनेरियो आप कंपनी के वे में बता रहे हो ना, ऐसे ही समझा जाए ना, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही। यस, अब इसमें एक और क्वेश्चन निकल के आता है। हाँ, हाँ, अब लेट्स सपोज कोई बायर आ रहा है उस फ्लैट को खरीदने, हाँ, और वो 1 करोड़ 10 लाख में लेट्स सपोज सेलर सेल करना चाह रहा है, और बायर ने 1 करोड़ 5 लाख में डील हो गई। हाँ, तो 1 करोड़ की चीज़ 1 करोड़ 5 लाख की नए बायर को मिल गई, हाँ, ठीक नया है, बायर आ गया, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसका रेंट तो भी 1 लाख रुपए साल का है, हाँ, 8,000 हाँ, रुपये हाँ, महीना, हाँ, 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 8,500 मान लो हाँ, एक तरीके हाँ, से, ठीक है, जो भी बनता है। हाँ, तो अब रेंटल यील्ड तो फिर 1% ही बन रही है, अब 1% से भी कम हो गई, क्योंकि हाँ, एक्चुअल 1% वैल्यू तो 1 लाख 5,000 है, बस 1 करोड़ 5 या लाख मान है, लीजिए थोड़ी सी रेंट बढ़ गया तब तक, हाँ, तो 1% की आ गई, हाँ, नियरली 1% ही चल रही है। ठीक है, यही सिनेरियो समझा जाए, इसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं कंपनी की, यस, कि यस, क्या यस। कैसे, ठीक है, ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू। इसमें तो जो आप कह रहे हो कि प्रॉपर्टी में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई क्यों लेगा, जब उसको रिटर्न ही 1% मिल रहा साल का, 1% रिटर्न आ रहा, लाख रुपए की रेंट मिल रहा खाली, 1 साल का। हाँ, 1 साल का, तो इसलिए वो लगाएगा प्रॉपर्टी में, इसलिए लगा रहा है कि भी ही हैज सीन दैट द प्रॉपर्टी प्राइसेस ग्रेजुअली गोज अप। बाय द तो टाइम 5 साल में, 7 साल में उसकी उम्मीद है कि ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ हो जाएगा 5, 6, 7, 8 साल में। दो नहीं हुआ कम से कम 180 तो होगा। वही माने एक अच्छी रिटर्न आ जाएगी, पर एनम रिटर्न समझ लो 8-10% की रिटर्न आ जाएगी उसमें। हाँ, अगर डिवाइड तो इसी वजह से वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि वो रेंट के वजह से कर रहा है। तो इट इज जस्ट लाइक कि भी फॉर द टाइमिंग चलो कुछ एडिशनल रेंट मिल रहा है, बाकी मेन उसके गेन है
कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन ही उसका गेन है, रेंट तो बोनस हो गया। हाँ, सेम थिंग कंपनी में अप्लाई है कि डिविडेंड मिल रहा है आपको 1%, जो आपने 100 रुपये की शेयर खरीदा है, 1 रुपये डिविडेंड दे रहा है कंपनी, बट आप 1 रुपये की डिविडेंड के लिए तो नहीं खरीद रहे हैं कंपनी का शेयर, आप इस उम्मीद में खरीद रहे हैं कि वो कंपनी वो शेयर जो 100 है रुपये का है। 100 रुपये का 5 साल 7 साल में 200 रुपये हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, 110-20 होके 200 रुपये हो जाएगा। बट अगर वो 100 रुपये का 200 रुपये नहीं होता है तो आपका लॉस है। तो उस चीज़ को कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए? प्रॉपर्टी में जैसे इवैल्यूएट करते हो कि पिछले 50 सालों से देख रहे हो कि प्रॉपर्टी की रेट कंटिन्यूअसली बढ़ता ही है धीरे धीरे, जैसे गोल्ड का रेट भी बढ़ता है, 7-8% की रिटर्न आ जाती है गोल्ड में। तो ऐसे शेयर्स में भी आपको एस्टिमेट लगाना होगा कि ये कंपनी का शेयर 10 साल पहले क्या था, अगर पुरानी कंपनी है तो, और उसकी ग्रोथ रेट क्या है। 10 साल पहले अगर 100 रुपये था, आज 200-250 रुपये हो गया कि नहीं। एंड कंसिस्टेंसी है उस कंपनी की बिजनेस का, जैसे पुराने हैं, हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, रिलायंस है, पास्ट हिस्ट्री है इनकी 10 साल 20 साल 30 साल की। तो उनकी पास्ट हिस्ट्री स्टडी करके आप गेस कर सकते हैं कि ये कंपनियां ऐसे ग्रो कर रही हैं तो रीजनेबली इट विल ग्रो, तो उस उम्मीद में आप उसमें लगाएंगे। बट जिस कंपनी की बैकग्राउंड है ही नहीं कुछ भी, जैसे आजकल सारे स्टार्टअप कंपनियां आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी पेटीएम आया, पेटीएम में ऐसे जो प्राइवेट इन्वेस्टर पैसे लगाए थे उन्होंने लाए 2100 रुपये में इशू लाए और पब्लिक 2100 रुपये में खरीद लिए, जबकि 1 पैसे के भी इनकम नहीं था पेटीएम का, तब तक प्रॉफिटेबल नहीं था। मेरे हिसाब से तो 2100 रुपये में दिए, मेरे हिसाब से तो वो 500 रुपये की भी वैल्यू वर्थ नहीं थी उसकी, बट 2100 में लोग खरीद लिए। उसके बाद आ गया 400-500 रुपये आ गया था, 317 लो था। हाँ, और उसके बाद फिर बढ़ के अभी 1200-1300 रुपये है। बट इस उम्मीद में लोगों ने खरीदे कि ये नया बिजनेस कर रहा है, ऐसे कर रहा, मैंने इसका दिन दोगुने रात चौगुने बिजनेस बढ़ेगा, आगे प्रॉफिट होगा, उसी उम्मीद में। दिस इज कॉल्ड हाईली स्पेकुलेटिव। बट ये तो सर इसमें एक क्वेश्चन निकल के आता है, तो न्यू एज कंपनीज है, है न्यू एज कंपनीज हाँ, है, new age इनका company। पूरा का पूरा बिजनेस सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पे है। राइट। तो यही टेक्नोलॉजी के नाम से माने लोगों को सपने दिखाए जाते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे होगा और आगे ऐसी इनकम होगी। इसमें थोड़ा सा मेरा बायसनेस आएगी, लेकिन सर लेकिन पेटीएम के पास इतने सारे क्लाइंट हैं, इतने सारे यूजर्स हैं, पेटीएम ने क्यूआर कोड वो कहा था ना किसी ने कि पेटीएम ने ही स्कैन करना सिखाया था। हाँ, तो टेक्नोलॉजी बिजनेस है तो धीरे धीरे वो ग्रो होगा, ठीक है, आप ये बात सही कह रहे हो आप, और आपकी ये बात मैं टोटली एग्री करूंगा कि भाई उनका जो इशू आया वो उन्होंने खुद भी बोला था एक टाइम पे, उनके प्रमोटर्स ने खुद ही माना था कि उन्होंने इशू बहुत गलत प्राइस पे लिया है, इतने प्राइस पे नहीं लाना चाहिए था। हाँ, जो उस टाइम पे आई थिंक डेट याद नहीं है मुझे, उनकी खुद की स्टेटमेंट आई थी ऐसी कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की वजह से उन्होंने थोड़ा गलत एवेल्यूएशन कर ली। अब आपने खुद बोला उसकी 500 रुपये वर्थ है एटलीस्ट, मैक्सिमम मैंने 2100 नहीं बनता है। जो भी उन्होंने उम्मीद दिखाए, जो भी मैंने प्रोस्पेक्ट दिखाए कंपनी का कि आगे ऐसे ऐसे होगा, तो मैं कहूँगा कि भी 500 रुपये भी वैल्यूएशन कर लो तो बहुत ज़्यादा है, 2100 को तो बात ही छोड़ो। तो इसलिए वो बढ़ाता है। एंड इन कंपनियों में क्या है, न्यू एज कंपनी जो है, कोई कंक्रीट रिजल्ट आज की डेट में नहीं है। आज सारे जोमाटो से लेके आपका स्विगी, जोमाटो, पेटीएम, अर्बन, ये सारी लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, लेकिन ये उम्मीद यही दिखा रहे हैं लोगों को कि हमारी इस टेक्नोलॉजी बेस में ऐसे ऐसे ग्रो होगा बिजनेस एंड मल्टीप्लाई होगा ये हर साल, एंड 2-4 साल 5 साल में प्रॉफिट हमारी बहुत बढ़ जाएगा बोल के। लेकिन एक्चुअली दैट इज नॉट हैपनिंग। जो पास्ट भी जितने साल इनका गया उसमें भी अगर एनालाइज करोगे तो आज की डेट में दिखेगा कि भी जोमाटो की 25 पैसे ईपीएस है, तो 25 पैसे अर्निंग पर वो भी पिछले कई सालों में लॉस गए हैं, माने 5-5, 10-10 रुपए की ईपीएस की। तो कैसे, हाउ कैन माने यू एक्सपेक्ट, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। माने न्यू एज कंपनी, मैं कहूँगा कि अगेन दिस इज टोटली स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेटिव क्या कहते हैं, किसको कहते हैं स्पेकुलेटिव? कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये कंपनी आज तो 1 रुपये भी की अर्निंग नहीं है, बट आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5-10 साल 15 साल में ये 50 रुपये अर्निंग कर लेगा, जिसकी अगर एक्चुअल में आप हिसाब लगाओ कि जो इनके पास सेल है आज की डेट में, जो बिजनेस है, उस बिजनेस में कितनी ग्रोथ हो सकती है और कितना कमा लेंगे ये। तो आप जो ज़्यादा स्पेकुलेटिव है कि हाँ ऐसे हो जाएगा, 1 का 100 हो जाएगा, फिर तो आप लगा सकते हो।
जो रेशनल इन्वेस्टर्स हैं मेरे जैसे, आई कैन नॉट इन्वेस्ट इन सच कंपनीज। तो सर लेकिन ऐसा बोला मतलब फिर इसमें बायसनेस ही निकल के आएगी। आप बहुत पुराने इन्वेस्टर हो, हाँ, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं देखे इंडस्ट्री हैं, के। बिल्कुल। अब जो इंसान 2025, 2024, 2023 में आ रहा है, हाँ, दे डू नॉट नो मच अबाउट दोज प्रीवियस कंपनीज, दोज एरा। यस, दे नो अबाउट दीज न्यू एज कंपनीज जैसे आईपीओ आ रहे हैं हाँ, आजकल। हाँ, हाँ, तो वो अब इनके पोटेंशियल क्लाइंट तो यही हैं, तो ये लोग इन पे बेट करेंगे या हाँ, ये लोग इन पे ट्रस्ट करेंगे एक तरीके से। हाँ। तो इनके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स तो इन कंपनीज के यही लोग बनेंगे, क्योंकि ये यूजर्स भी तो हैं। आप ये भी तो नहीं, देखिए। यूजर भी हैं, बट जितने भी 2000 पार्टिकुलरली कोरोना ब्रस्ट के बाद जो भी इन्वेस्टर्स आए हैं, दे हैव नॉट सीन द पास्ट, एंड मेन इन्वेस्टर्स कोरोना के टाइम में हार्डली 3 करोड़ डीमेट अकाउंट थे इंडिया में बिफोर कोरोना, बिफोर कोरोना। प्री कोविड। प्री कोविड ओनली 3 करोड़ डीमेट अकाउंट्स वर देयर इन दिस कंट्री। और सर उसमें से एक्टिव कितने थे? 3 करोड़ से मुश्किल से 1 करोड़ एक्टिव होंगे। 1/3। हाँ, ठीक है। आज की डेट में वो 3 करोड़ की डीमेट अकाउंट इट हैज गॉन बियॉन्ड 20 करोड़। नहीं 20 करोड़ तो सर ज़्यादा बता रहे हो, मेरे ख्याल से नो कम है। नो नो 20 करोड़ से ऊपर है आज की सीडीएसएल और एनएसडीएल के मिला के। एक सेकंड, हमारी टोटल पॉपुलेशन में से 20 करोड़ डीमैट अकाउंट बन चुके हैं आज की तारीख में। 20 करोड़ डीमेट अकाउंट दिसंबर 2025 में। यस, दिसंबर 2025 में 20 करोड़ मिनिमम। ये डेटा आप? यस, कॉन्फिडेंट आई एम, आई हैव रेड इट। ओके ठीक है। 20 करोड़ से ऊपर अकाउंट है डीमेट और अकाउंट। सर उसमें से एक्टिव कितने हैं जो पोटेंशियली हफ्ते में महीने में एक्टिव रहते हैं, इन्वेस्ट 20 करते हैं? करोड़ में से अभी तो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। अभी जैसे न्यू एज इन्वेस्टर जो भी आए थे, दे आर मूविंग टुवर्ड्स सिप, एसआईपी। SIPs। हाँ, एंड उसमें से 20 करोड़ में से हार्डली मुझे नहीं लगता कि 6-7 करोड़ से ऊपर एक्टिव अकाउंट होंगे। ठीक है। एंड अभी आज की डेट में पहले जो आईपीओ आते थे, उस आईपीओ में और आज की डेट की जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसे कि पहले आईपीओ जो आते थे, अब यू कैन से 3-4 इयर्स बैक, दे वर द रियल आईपीओ। रियल आईपीओ किसको कहते हैं? आईपीओ है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई कंपनी बनाया नया, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, तो उसके लिए अपना कैपिटल मान लीजिए 25-30% अपना कैपिटल लगाया, तो ही वांट्स कैपिटल फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो, रिस्क फ्री मनी। जो कैपिटल इक्विटी कैपिटल आता है दैट इज रिस्क फ्री मनी। तो रिस्क फ्री मनी पब्लिक से भी लेने के लिए उसने आईपीओ लाया, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में पैसे चाहिए और तो और पैसा वो लोन पे नहीं लेके माने इक्विटी पार्टिसिपेशन चाहता है पब्लिक का, ताकि रिस्क कम हो जाएगा उसके ऊपर। तो वो आज मान लो खुद 10 रुपये के हिसाब से लगाया है उस कंपनी में, और रीजनेबली 1-2 साल हुआ है उस प्रोजेक्ट को, थोड़ी सी प्रोग्रेस किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये 20 रुपये में पब्लिक को देता था। तो इतना ही प्रीमियम चार्ज हाँ, करता था। तो इतना ही प्रीमियम होता था। तो उसमें पब्लिक 15-20 रुपये में लगाया, तो पब्लिक कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट कि हाँ ठीक है ये चलेगा, 2-3 साल में प्रॉफिट में आएगा, इसका शेयर प्राइस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 15, 20, 25, 30 होगा, तो रिटर्न आ जाएगी। पर आज की डेट में जितने भी आईपीओ, सो कॉल्ड आईपीओ आई विल से, आ रहे हैं, 95% ऑफ दोज आईपीओज आर नॉट रियल आईपीओज। आईपीओ जो होता था पहले, आप पैसे दिए हैं, उस पैसा कंपनी को जा रहा है, दैट होल मनी इज गोइंग टू द कंपनी, फॉर द फर्दर दैट एक्सपेंशन, इज बीइंग इन्वेस्टेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, फर्दर एक्सपांशन ऑफ द कंपनी। तो और रियल आपका पैसा कंपनी में लग रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि भी मैनेज करने वाले प्रोमोटर हैं, लेकिन उस पैसे को लगा के कुछ कमाएंगे, आगे बढ़ेगा कंपनी के रूट स्ट्रांग हो रहे हैं, रूट स्ट्रांग हो जाएंगे। बट आज की डेट में जो आईपीओ आ रहे हैं, 90% ऑफ दीज आईपीओज आर ऑफर फॉर सेल बाय द ओरिजिनल प्रोमोटर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो 10 रुपये में लगाए थे 2-4 साल 5 साल पहले उस कंपनी में, आज उसको 10 रुपये वाला जो अपना कैपिटल लगाए थे उसको 100 रुपये में, 150 रुपये में, 200 में, 300 में, 400 में, 500 में, ऐसे ऐसे रेटों में बेच रहे हैं। माने अपनी कैपिटल को 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना कर दिए, और पब्लिक को लाके अभी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि तुम 50-500 रुपये में ले लो ये शेयर। पब्लिक सोच रहा है ये 500 का मेरा 5000 हो जाएगा। मैं कहूँगा कि इट इज़ टोटली माने फुलिशनेस। तो सर इसमें फिर एक पॉइंट, एंड ये आज की डेट में सक्सेस क्यों हो रहा है, अभी भी चल रहा है, इतने आईपीओ आए सारे न्यू एज कंपनियों का, एंड हाईली एक्जॉर्बिटेंट प्राइसेस में, जिसमें कोई पी रेशियो की डेफिनेशन ही नहीं है, 1000 पी रेशियो है, किसी का प्रॉफिट ही नहीं है,
और मैंने 1,000 रुपये में 500-500 रुपये में इशू कर रहे सो हैं। बेसिकली यू आर सेइंग फंडामेंटली दे आर ब्रोकन अप, फिर भी उन्हें यस इन्वेस्टमेंट मिल रही है। यस, फंडामेंटली कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी लगाए जा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? आज की डेट में जो 2020 के बाद आए हैं इन्वेस्टर, वो लोग रियल मार्केट को देखे नहीं है, जो उससे Real 2020 crash से नहीं पहले देखे। था, जो बूम एंड ब्रस्ट होता है 92 का, 2000 का, 2008 का लेमन ब्रदर क्रैश, और खाली देखे हैं तो 2020 का कोविड, वो भी कोविड के बाद एंट्री कोविड के बाद एंट्री किए हैं। कोविड में गिर वो भी गया नहीं था बोल देखा के एक उस टाइम में जो लिए उनको प्रॉफिट अच्छा आया। 2020 के बाद जो उन्होंने एंट्री की है, क्योंकि उससे मार्केट जो है 2020 में कोविड के टाइम में 12,100 निफ्टी था प्री कोविड, एंड 12,100 से विद इन ए वीक और टू इट हैड रीच टू 7,500। सर आपने उस टाइम पे पता लगा लिया था कुछ आइडिया कि मार्केट बिल्कुल गिरेगी? बिल्कुल। आपको कब आपकी स्टडी के हिसाब से कब पता लगा था? मैं तो उसी टाइम ही जब ये फॉल हुआ, हाँ। मैंने जितने भी इन्वेस्टर थे सबको स्ट्रांगली रेकमेंड करता था, Exit। जितना पैसा है एफडी तोड़ के लगा दो, अच्छा, एफडी तोड़ के लगा दो, घर बेच के लगा दो। आप पहले अपना बताओ, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा कोविड में? उस टाइम मैंने हिंडाल्को लिया था, ये लिए थे आपके नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम, नलको। टाटा स्टील, एसबीआई, सारे शेयर थ्रू अवे प्राइसेस में मिल रहे थे। तो कितना रिटर्न बनाया फिर आपने? आई मेड अ गुड रिटर्न ड्यूरिंग दैट। एग्जिट लिया नहीं लिया? एग्जिट लिया? एग्जिट ले लिया था, नो डाउट, थोड़ा जल्दी एग्जिट ले लिया मैंने, ओके। क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना जल्दी रिकवर होकर इतना जाएगा, जल्दी रिकवर हो बिकॉज देयर वाज रियल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। कंपनियां बंद हैं, फैक्ट्री बंद है सारी, अब एयरलाइन से सारी बंद है, तो कैसे प्रॉफिट मेकिंग करेंगे कैसे? तो जब कोई चीज़ 100 में लिए 200-250 हो गया तो भी सोचे बेचो, पता लगा आज 500 हो गया। वो आपके लिए भी न्यू लर्निंग थी कि इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकता इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकता है, बट दैट टू 2001 में हुआ था ये। हाँ, नहीं उस टाइम के प्राइसिंग बहुत कम था। 2001 में जो हुआ था उस टाइम तो मैंने बहुत ही हालांकि सेम इसी टाइम में भी कोविड के टाइम में, लेकिन उस टाइम में दैट वाज ए टेक्निकल बस्ट। ऑपरेटर्स उसको क्रैश करते हैं फिर उठाते हैं, कोई रियल में ऐसे ब्रस्ट नहीं था, जो वैल्यू थी जिस कंपनी का वो चलता। इस बार जो हुआ था रियल में लग रहा था पता नहीं कंपनी चल पाएगा नहीं चल पाएगा आगे, कब ये कोविड का आउट ऑफ कोविड आएंगे, कब कम्युनिकेशन शुरू होगा, कब माने सेल शुरू होगा, क्या होगा। इट वाज टोटली भेग, कोई अंदाजा कोई लगा नहीं सकता था, टोटली अब्रप्टेड। हाँ, तो इसी वजह से मैंने उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी रिकवर कर जाएगा बोल के। बट उस टाइम का तो था कि आज नहीं तो कल, और जैसे 2008 में भी गिरा था मार्केट, लेमन ब्रदर्स का जो एपिसोड हुआ था उस टाइम में तो मैंने इतना ज़्यादा लो प्राइस आ गया था। 27 सितंबर को निफ्टी हैड फॉलन फ्रॉम 6300 ऑन इन जनवरी 2008। जनवरी 2008 में 12-13 जनवरी के आसपास 6300 था निफ्टी हाई, एंड वहाँ से जो एक झटका लगा 21 जनवरी को, इट हैड रीच टू 4450, 4450 पहुँच गया था, जो रिलायंस पावर का इशू आया था। उसके बाद एक बस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि 17 मई 2004 के बेसिस पे मैं चल रहा था, एंड जो 21 जनवरी 2008 का जो ब्रस्ट हुआ, उस ब्रस्ट में आई हैड टेकन द मैक्सिमम बेनिफिट, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट ब्रस्ट, क्योंकि ये सारा ऑपरेटर ही कराते हैं और ऑपरेटर रेडी था कराने के लिए, कराया पूरा। एंड ये चीज़ मैंने देखा था ग्राफ से, एट दैट टाइम आई हैड स्टार्टेड स्टडिंग टेक्निकल ग्राफ। अच्छा, 2008 में आपने टेक्निकल ग्राफ पढ़ना शुरू करा, सीखना शुरू 2004 से 2004 से। हाँ, जब 2004 की ब्रस्ट हुआ तो तब मेरे दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया, एकदम सडनली ऐसे 100 रुपये का सिंडिकेट बैंक 38 रुपये आ गया 2-4 दिन में ही, और अच्छे रिटर्न सब कुछ था, मैंने ईपीएस वगैरह बहुत बढ़िया था। बट स्टिल सर, दैट टू फ्रॉम 1982 टू 2004, 22 साल बाद आप टेक्निकल में एंट्री लिया। टेक्निकल तो पहले था ही नहीं, मैंने 2004 के बाद ही, 2000 के आसपास टेक्निकल लोग देखने मैंने मार्केट में आया था, कॉन्सेप्ट ग्राफ देखना, ये सब कंप्यूटराइजेशन भी मैंने उसी टाइम ही जस्ट शुरुआत ही हुआ था। लेकिन स्टीव निसन ने तो अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बुक तो बहुत पहले निकाल दी थी। तो बहुत पहले, लेकिन इंडिया में मैं लेकिन इंडिया क्या था वो, इंडिया के लिए, हाँ, इंडिया के लिए 2000 के बाद ही मैंने टेक्निकल थोड़े बहुत भी आया था उस टाइम।